नमस्कार, मैं हूं एल.के. नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। आज हम छत्तीसगढ़ के जाने माने बहुजन चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुदत्त बघेल जी के साथ हैं और आज हम जानेंगे कि बहुजन मूवमेंट में उन्होंने कार्य कैसे आगे बढ़ाया और आज क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी साथियों को। मैं बहुजन मूवमेंट से 1988 से जुड़ा और आज तक जो मेरे में परिवर्तन आया, मैं आज तक उस दिशा में काम कर रहा हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि जिस दिन इस देश का ओबीसी जाग जाएगा, उस दिन सारा मूवमेंट जो है सफल हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही रहा शुरू से। मैंने कभी सत्ता प्रतिष्ठान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे वो ज़रूर कहते थे कि भाई विष्णु, तुम विधायक बन सकते हो, तुम एक विधानसभा में ध्यान दो। मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सीखना चाहता था, अंदर तक जाके जानना चाहता था अपने लोगों के इतिहास को, अपने ओबीसी के इतिहास को, अपने एससी एसटी माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के इतिहास को जानना चाहता था। और अंदर तक मैं गया और काम करते रहा, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि विभाजित मध्य प्रदेश में भी मैं गया, उड़ीसा चुनाव लड़ाने गया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी जगहों में काम किया और मुझे ये महसूस हुआ कि आज यदि इस देश की रीढ़ की हड्डी ओबीसी, जिसकी जनसंख्या, अब जातिगत जनगणना तो 1931 के बाद आखिरी बार जो है अंग्रेज़ों ने करवाया था 1931 में। उसके बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई और कोई भी शासक, क्योंकि ये शासक जो हैं मनुवादी लोग हैं और इन लोग नहीं चाहते कि ओबीसी को उसकी जनसंख्या की जानकारी हो, इसलिए नहीं करवाते। अब ये जो वर्तमान सरकार है उसने तो 1921 का जनगणना ही नहीं करवाया। छोड़िए बात कि भाई जातिगत जनगणना की, इन्होंने तो जनगणना ही नहीं करवाया। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ, मैंने जो बहुजन मूवमेंट में सीखा, मैं तो इनफैक्ट सीखने के नाम से मैं वहाँ गया था। और उसका जो इंसिडेंस है, उसका जो वो कैसे मुझे उधर जाने की प्रेरणा मिली, तो मैं बताऊँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस में मैंने जो जातिवाद झेला, व्यापारी जाति के लोगों ने जो मुझे मैंने एक तरह से धक्का दिया कि भाई तुम पिछड़ी जाति को ये एहसास कराया, तो फिर मैं अपने इतिहास जानने के लिए बहुजन आंदोलन से जुड़ गया। और मुझे पता चला कि अरे इस देश में तो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत तो जातिवाद बहुत तगड़ा है। और जातिवाद ही दूसरे तरह से हम ब्राह्मणवाद कह सकते हैं। ब्राह्मणवाद माने ब्राह्मणों की नीति, उनका सिद्धांत पे आज भी भारत चल रहा है। आज भी भारत ब्राह्मणों की नीति और सिद्धांत से चल रहा है। और ये कैसे चलाते हैं अपनी नीति और सिद्धांत को? सत्ता के माध्यम से। आज भी इस देश की सत्ता में ब्राह्मण काबिज हैं। तो वो पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, ये वो जो भी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई, ब्राह्मणवादी लोगों के कब्जे में रही और उन्होंने ब्राह्मणों के हित में काम किया। तो ओबीसी के हित में काम अभी तक नहीं हुआ है। और आपको बताऊं कि आखिरी जो जनगणना थी 1931 की, उस समय इस देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी और 33 करोड़ में 52% जो हम कहते हैं ओबीसी की जनसंख्या, वो 1931 की जनसंख्या की बात है। आज के डेट में तो किसकी जनसंख्या बढ़ी है? सवर्णों की जनसंख्या बढ़ी है, ब्राह्मण ठाकुर बनियों की जनसंख्या बढ़ी है? नहीं। वो लोग तो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने समझ लिया कि जनसंख्या बढ़ाने से नहीं, अपना दिमाग बढ़ाने से, अपना IQ बढ़ाने से मतलब है। और हमारे लोगों ने भगवान की देन है। अब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो मैं समझता हूँ आज के डेट में कम से कम 60% जनसंख्या ओबीसी की है। और इसी डर से कोई भी शासक, और ख़ासकर मनुवादी शासक, जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहता।
जातिगत गणना नहीं करवाना चाहता। अब आइए ओबीसी के बारे में। चूँकि मैं ओबीसी की जाति में पैदा लिया हूँ, कुर्मी जाति में पैदा लिया हूँ, इसलिए मुझे इस आंदोलन में जुड़ने के बाद में ये एहसास हुआ कि आज जो भी है, जो भी इस व्यवस्था का बोझ है, सबसे ज़्यादा ओबीसी ढो रहा है। अब क्यों ढो रहा है? क्योंकि वो अपने इतिहास को जानता नहीं, दूसरे के इतिहास को अपने इतिहास कहता है, और इसीलिए गुलाम है। आज भी वो गुलामी की जंजीरों में है, एहसास नहीं है उसको। तो मैंने ये तय किया कि मैं अब जितने दिन जीता हूँ ओबीसी को, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दूँ, ऐसी मेरी मंशा है। गुलामी दो प्रकार का होता है। एक तोते की गुलामी होती है, उसे लोहे के पिंजरे में रखा जाता है, और आप देखे होंगे तोता हमेशा लोहे के पिंजरे के कड़ियों को अपने मुंह से काट काट के देखता है, कहीं कहीं कच्ची कड़ी तो नहीं है, और कच्ची कड़ी होने पर तोड़ ताड़ के वो भग जाता है, फिर वापस नहीं आता। दूसरी होती तीतर बटेर की गुलामी, है ना। उसको लकड़ी के पिंजरे में रखा जाता है और उसको खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं, आप ले जाइए बाहर उसमें जंगल में, उसको छोड़ दीजिए, वो खाना वाना खा पी के आके फिर वापस उस पिंजरे में आ जाता है। तो ये ओबीसी की गुलामी जो है तीतर बटेर की गुलामी है। एक खोल तो देते हैं मनुवादी लोग, लेकिन वो वापस वहीं आ जाता है। तो ये जो स्थिति है वो एहसास नहीं होने के कारण तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं ओबीसी के लोगों को, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दूं तो बड़ा अच्छा होगा। और इसीलिए मैं आज भी इस आंदोलन से जुड़ा हूं। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, मुझे अपने विषय में जानने का मौका बहुजन आंदोलन ने दिया। मुझे इस देश के महापुरुष बुद्ध के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में और बुद्ध के दिए गए मंत्र के बारे में, जिसको विपश्यना कहते हैं, ध्यान, ये सब बारे में जानकारी मुझे बहुजन आंदोलन के माध्यम से मिला। तो मैं समझता हूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैंने टोटल जो है त्याग दिया ब्राह्मणवाद को। आज के डेट में मेरे घर में ना कोई पूजा पाठ करवाता हूँ, ना कुछ नहीं। मेरे बस जब छोटे छोटे चीज़ों में पहले सत्यनारायण की कथा करवाया करता था, लेकिन 88 के बाद से मेरे घर में चाहे कोई मर गया, चाहे कोई कुछ हुआ, कुछ किसी का जन्म हुआ, ब्राह्मण का प्रवेश मेरे घर में निषेध है। तो अब ओबीसी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो सबसे बड़ी जनसंख्या है। यदि ये ठान ले, क्योंकि अब तो वोट का ज़माना है, अब 31 में 52% से आज मैं 60 कह रहा हूँ, तो यदि ये ठान लें तो एक तरफा वोट कर दें तो पंच से प्रधानमंत्री तक ओबीसी का बनेगा। ये बात इनके मन में आनी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जो भी परिवर्तन स्थायी होता है वो राज सत्ता के माध्यम से होता है, जो भी परिवर्तन आता है उसके माध्यम से आता है। तो मैं चाहता हूं कि ओबीसी में ये जागरूकता आए और इस देश के, और ये मैं कोई थ्योरी भर में नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल आप साउथ में देख सकते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हर स्टेट में ओबीसी का मुख्यमंत्री है, और वो दक्षिण भारत आज भारत में सबसे विकसित राज्य हैं। भारत जो है जाना जाता है किसके लिए है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, ये सब दक्षिण भारत के वो हैं, दक्षिण पश्चिम भारत के। नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुवाद है। और जिस दिन मनुवाद गिरेगा, जिस दिन ओबीसी ये समझ जाएगा यहाँ भी वो आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन का दौर चक्र चल निकला है और जो परिवर्तन के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पुनः भारत को, अखंड भारत में, सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत में, बुद्ध के समय विश्व गुरु था भारत, यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है तो राम के रास्ते कभी नहीं बन सकता विश्व गुरु। क्योंकि राम जो थे वो व्यक्तिगत रूप से शंभु ऋषि को हत्या करने के बाद में उनका वो जो है वो मानव एक समान वाला नहीं था उनकी दृष्टि। तो ऐसे में जो है हमको बुद्ध का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा पुनः वो बनने के लिए। अब मैं ओबीसी के ऊपर आता हूँ। ओबीसी इतना बड़ा तबका है, उसमें भी ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो एमबीसी का है।
मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का है। और मोस्ट बैकवर्ड जिन विचारों को आज कई 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 ऐसे छोटे छोटी जातियां हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास में, माने अति पिछड़े जातियों में, जिनके यहाँ भी ग्रेजुएट नहीं है। आप सुन के दंग रह जाएंगे, 75 साल की आज़ादी के बाद एक ग्रेजुएट नहीं मिलते। कई ऐसी जातियां हैं ओबीसी में, खाना बदोश जातियां हैं, है ना। तो इनके लिए विशेष, ओबीसी के अंदर ही विशेष इनके लिए इनको अवसर, मैं आरक्षण कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण नाम का शब्द नहीं है, मैं आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। इनके लिए विशेष अवसर पैदा करना चाहिए। और इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार में जो वो दिया है, कहना चाहिए जो फार्मूला दिया है बिहार में, वो फार्मूला मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया है। उसको सारे देश में लागू किया जाना चाहिए और कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लागू करके इस देश को खुशहाल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के डेट में यदि 60% खुशहाल बनेगा तो लगभग हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक लोग खुशहाल हैं यहाँ पे, बहुसंख्यक लोग अगड़े हैं यहाँ पे, बहुसंख्यक लोग विकसित हो गए हैं यहाँ पे। तो उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं अपनी शक्ति को पहचानें। क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे रामायण में एक ये भी आता है हनुमान के विषय में, तो मैं हनुमान और ओबीसी को एक इसमें देखता हूँ। जब हनुमान को ये कहा गया कि भैया तुमको ये जलधि को या समुद्र को लांघना है, तो खड़े हो गए चुपचाप, मैं कैसे लांघ जाऊंगा, है ना। तो बाद में जामवंत आए और उसने बताया कि भाई तुम में तो इतनी शक्ति है कि तुम जो है ऐसे ही लांघ सकते हो, एक छलांग लगाओगे उधर श्रीलंका में पहुंच जाओगे। हालांकि किस्सा कहानी है ये, लेकिन आज ओबीसी के लिए वो बहुत प्रासंगिक है। तो वैसे ही एक छलांग लगा के पहुँच गए हनुमान जी। वैसे ही ओबीसी की हालत है। ओबीसी के लिए मैं जामवंत हूँ, समझ लीजिए। मैं आप लोगों को अंत में यही देना चाहता हूँ कि आप में वो शक्ति है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता को हिला सकते हैं, इस देश की राजनीतिक सत्ता में कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करके अपना पुराना हिसाब चुकता कीजिए। तो आप जो है ना बहुजन के बारे में, ओबीसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम इस बात को जानेंगे कि आपके अंदर में जो एक बात तो आपने बताया कि जो बनिया समाज है, इस व्यावसायिक उसमें हमको समझ आया कि ये लोग किस तरीके से हमको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे से दुराभाव रखते हैं। तो इसकी प्रेरणा जो है ना बहुजन के मूवमेंट में जो आई, वो कहाँ से मिली? आपके जो आइकॉन हैं वो कौन हैं? ये प्रेरणा तो मुझे उनके एक वाक्य से मिला और उस वाक्य को पकड़ के जब मैं गया तो मुझे समझ में आया कि ये वाक्य जो है ये मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा दिया गया है। और मान्यवर कांशीराम साहब जो है फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार नायकर, इन सबके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। तो ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, उनसे मिली और मैं उसमें जुड़ गया। तो एक्चुअली क्या है कि जन जन तक को इस बात का अलग जगाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब को याद किया जाता है और उनकी ही प्रेरणा से बहुजन समाज, एससी और एसटी तो अपनी जगह था, जो आरक्षण उनको मिल रहा था, लेकिन जो बहुजन समाज इस मूवमेंट से जुड़ा, उसमें मान्यवर कांशीराम साहब का अहम योगदान है। और ये जो संविधान है, संविधान को भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो काम कांशीराम साहब ने किया वो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। आपने अभी चर्चा किया अति पिछड़ा की। अभी राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना कराने की मांग यानी कि लोकसभा में किया और एनडीए ने तो इस बात को आगे काफ़ी किया है और उम्मीद करते हैं कि जाति जनगणना का कार्य आगे कभी भविष्य में होगा, तब ये ओबीसी समाज को उसका हक मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना
और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुजन समाज के लोगों में, पिछड़े समाज के लोगों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि लोग जागरूक हो सकें। और हनुमान की बात की है सर ने, तो हनुमान का रोल अदा कर सकें।